हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सर्च विद ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं के विषय में बारीकी से अध्ययन करेंगे। देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं। सबसे पहले हम एक ग्लोब पर देखते हैं। ग्लोब के जो ये बीच में रेखा खींची गई है, ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है। इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और उसके बाद भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, जो 0 अंश अक्षांश रेखा होती है। और इसके ऊपर 23.5 अंश पर मकर रेखा, 23.5 अंश ऊपर क्या होती है? कर्क रेखा होती है। क्या होती है ऊपर? 23.5 अंश कर्क रेखा, और नीचे जो है 23.5 अंश पर मकर रेखा होती है। क्या होती है? मकर रेखा होती है। इसके बाद दोस्तों जो है इसे कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा होती है। कर्क रेखा को हम इंग्लिश में लेटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटिट्यूड। तो इसे हम याद कर लेते हैं। जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। ये जितनी लेटी हुई रेखाएं हैं इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो और 66.5 अंश उत्तरी में उसे आर्कटिक रेखा, और 66.5 अंश दक्षिण साइड में जो रेखा खींची होती है उसे अंटार्कटिका रेखा कहते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि ये जो है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। और कहीं कहीं दोस्तों ये भी पूछ लिया जाता है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से इस तरफ 90 अक्षांश रेखाएं और उत्तरी तरफ 90 अक्षांश रेखाएं, और भूमध्य रेखा को अगर मिलाकर कहा जाए तो 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। और अगर भूमध्य रेखा को छोड़ देते हैं तब कितनी होती हैं? 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं हमारे ग्लोब में। इस प्रकार जो लेटी हुई होती हैं वो हम अक्षांश रेखाएं, और जो खड़ी लाइन पे होती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। तो लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग माने होता ही लंबा है दोस्तों, याद करने के लिए लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी रेखाएं जो खींची होती हैं ऊपर से नीचे। अर्थात हम कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। और पूरब से पश्चिम की तरह जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम लेटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देखिएगा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब हम आते हैं देशांतर रेखाओं में। देशांतर रेखाओं में क्या होता है कि देशांतर रेखाओं अक्ष, ये क्या होता है? मुख्य अक्ष से विषुवत रेखा की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष से उत्तरी या ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। देखिए, बढ़ जाती है और लमसम 111.3 किलोमीटर विषुवत रेखा पर होती है। दूसरी बात ये कहती है विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घट जाती है, और देशांतर रेखाएं जो है असमांतर होती हैं, जबकि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये समांतर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर होती हैं। और जो देशांतर रेखाएं होती है असमांतर होती है, और इनके बीच में एक रेखा होती है जिन्हें ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो हमें समय का ज्ञान कराती है, जो समय को दर्शाती है। अर्थात इसे समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात दोस्तों ये रही कि अब कहीं कहीं पूछ लेता है देशांतर रेखाओं की संख्या बताएं। अब हम देशांतर रेखाओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? तो देशांतर जो ग्रीनविच रेखा है इसकी एक तरफ 180 और दूसरी तरफ भी 180 देशांतर रेखाएं खींची होती हैं। इस तरह पूरी देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है दोस्तों। इस प्रकार और दो देशांतर रेखाओं के बीच
4 मिनट का समय लगता है। कितने का? 4 मिनट का समय। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम समय किस तरह निकालते हैं, पूरब में जाने पर, कहां? पूरब में जाने पर +4 कर देते हैं और पश्चिम में जाने पर -4 हो जाता है। क्या होता है? पूरब पर जाने पर +4 और पश्चिम में जाने पर -4 हो जाता है। अर्थात हम इसको इस तरह निकाल सकते हैं कि पूरा जो है कितनी जो है देशांतर रेखाएं हैं, 360 देशांतर रेखाएं हमें कितनी है? 324 बराबर 360 देशांतर रेखाएं। तो 1 बराबर 360 बटे 24 अर्थात कितना आया? 15 आया। तो एक घंटे में कितना? 15। तो 1 घंटा कितना होता है? 60 मिनट का। 60 बटे 15 चौको 60। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच कितना समय लगा? 4 मिनट का समय लगा। अब हम लोग किस तरह हल कर सकते हैं? जैसे हम पूछे कि भारत जो है हमारा कहां पर है? ये हमारा जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, कहीं इस जगह पर स्थित है हमारा भारत। कहां पर? कहीं इस जगह पर हमारा भारत स्थित है, जो 82.5 अंश उत्तर पूर्व में स्थित है। कितना? 82.5 उत्तर पूर्व में स्थित है। तो हम इसे किस तरह निकालेंगे कि भाई ग्रीनिच समय से हमारा भारत का समय कितना आगे? तो 82.5 का मतलब हम किस तरह लिख सकते हैं? 82.5 किस तरह? 82.5 गुणे 4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 8 32, 1 33। अर्थात कितना निकला? 330 मिनट। कितना? 330 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करते हैं तो 0 से 0, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 अर्थात 5.5 घंटे का समय हमारा जो है ग्रीनिच समय से हम लोग कितना समय आगे? 5.5 घंटे आगे हैं। कितना? 5.5। और जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो यही समय घटता जाता है। क्या होता जाता है? घटता जाता है। अब पूरब की जाने पर यही समय बढ़ता जाता। आखिर ऐसा क्यों होता? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरह घूमती है। कहां घूमती है? पश्चिम से पूरब की तरह पृथ्वी घूमने के कारण हमारा जो है समय पूरब की तरह जाने पर बढ़ता जाता है। इसीलिए कर्क रेखा पर जब सूर्य लंबवत पड़ता है, कब पड़ता है? कर्क रेखा पर जब 21 जून को सूर्य लंबवत पड़ता है तब 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। किस दिन? सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। और सबसे छोटा दिन कर्क रेखा पर 22 दिसंबर। कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर और सबसे बड़ा 21 जून। इसी प्रकार जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत हो जाता है, कहां हो जाता है? मकर रेखा के लंबवत हो जाता है सूर्य, तब क्या होता है? वहां पर क्या होता है? सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर हो जाता है। इसका उल्टा सबसे बड़ा दिन जो है 22 दिसंबर हो जाता है और सबसे छोटा 21 जून। क्या हो जाता है? सबसे छोटा दिन 21 जून हो जाता है। तो दोस्तों ये रहे अक्षांश और देशांतर रेखाओं से जुड़े हुए कुछ मुख्य फैक्ट। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।